आपको क्या लगता है कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना आसान है? सुनने में अच्छा लगता है कि एसआईपी चालू करो, पैसा लगाओ और पैसा ग्रो करो। लेकिन अगर ये फॉर्मूला इतना सिंपल होता तो क्या आज 6 करोड़ से ज्यादा फोलियोज होने के बाद भी सिर्फ 15% लोग ही कंसिस्टेंट रिटर्न्स जो है वो कमा पाते? और जब फंड्स अटक जाता या मार्केट गिरती या म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। पर सच तो ये है कि म्यूचुअल फंड गलत नहीं होता, गलत होती है हमारी अप्रोच और गाइडेंस। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कम होता है और रिटर्न ज्यादा, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी ज्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते तो हाँ, सही सुना आपने। फंड सस्ता होने का मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टर डिसिप्लिन है और वो ज्यादा रिटर्न बना लेगा। डायरेक्ट फंड्स का ना कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है, कम कॉस्ट ज्यादा रिटर्न। लेकिन म्यूचुअल फंड सिर्फ फंड सिलेक्ट करने का काम नहीं होता, ये एक स्ट्रेटेजी और पेशेंस का गेम है। रिटर्न्स उन्हें ज्यादा मिलता है जो डिसिप्लिन बनाए रखे हैं। और यहीं पर इस जगह पर काम आता है एक गाइड का, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का, जो आपकी असली हेल्प करता है। एक इन्वेस्टर ने पिछले 3 साल में 5 अलग अलग फंड्स में इन्वेस्ट किया। जैसे ही वो फंड बढ़ता था, जैसे उसके रिजल्ट्स अच्छे निकल कर आते थे, रिटर्न्स अच्छे आते थे, तो वो उसमें इन्वेस्ट करता था और जैसे गिर जाता था तो वहां से बाहर निकल जाता था। सीएजीआर पता कितना आया? सिर्फ 3%। वहीं अगर उसने एक स्मार्ट प्लान फॉलो किया होता और वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पर डिसिप्लिन के साथ, वहीं अगर उसने एक स्मार्ट प्लान फॉलो किया होता डिसिप्लिन के साथ, तो उसको 12 से 15% से ज्यादा का रिटर्न जो है इजीली मिल जाता। और ये प्लानिंग बनाता है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं पोर्टफोलियो सोचता है। मैं हूं तुषार राजा, एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, और हर रोज मैं ऐसे इन्वेस्टर से मिलता हूं जिनके पास फंड तो होता है लेकिन प्लानिंग नहीं होती। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि क्या एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का रोल क्या होता है एक इन्वेस्टर की लाइफ के अंदर, और कैसे एक सही गाइडेंस आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी की पूरी गेम जो है वो बदल सकती है। अब एक ऑनेस्ट सा सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि क्या आप जानते हो कि हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। जो 2021 का टॉप परफॉर्मिंग फंड होगा ना, वो 2023 में टॉप 5 में भी नहीं होता। तो अगर आप खुद फंड मैनेज कर रहे हो और अगर आप इस बेसिस पर चलोगे तो क्या आप हर साल फंड जो है वो चेंज करते रहोगे? और अगर नहीं भी कर रहे तो आप ऐसी कौन सी चीज जो है वो मिस कर रहे हैं? यही डिसीजन मेकिंग और लॉन्ग टर्म फोकस लेकर आने का काम होता है एक एडवाइजर का, एक सही गाइड का। तो अब मैं आप लोगों को 9 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो एक एमएफडी एक इन्वेस्टर की लाइफ में लेकर आता है। तो चलिए अब हम एक एक करके उन सारे पॉइंट्स को देखते हैं कि एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एक इन्वेस्टर की लाइफ में, उसकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी में क्या रोल प्ले करता है और उसकी लाइफ के अंदर क्या वैल्यू लेकर आता है। सबसे पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर फाइनेंशियल नीड्स। हर इन्वेस्टर का ना गोल अलग होता है। कोई घर लेना चाहता है, कोई रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, कोई अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए उस पैसे को यूज करना चाहता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एमएफडी आपके गोल्स को, आपकी रिक्वायरमेंट्स को समझकर उसके हिसाब से एक पर्सनलाइज प्लान बनाता है जो सिर्फ आपके लिए बेनिफिट होगा, किसी और के लिए नहीं। सेकेंड पॉइंट, सीमलेस ऑनबोर्डिंग एंड पेपर वर्क। केवाईसी, डॉक्यूमेंटेशन, फोलियो ओपनिंग, ये सब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए हेडेक हो सकता है। एमएफडी ये सब आपके लिए स्मूथ बनाता है, वो भी ऑनलाइन टूल्स के साथ। थर्ड है एजुकेशन एंड सिंप्लीफाइंग। नॉर्मल फंड हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गए, ईएलएसएस फंड्स हो गए। नया इन्वेस्टर तो ना इन्हीं चीजों के, इन्हीं टर्म्स के अंदर ही जो है वो घुस के बैठ जाता है। उनको काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग लगती है ये टर्म्स। और एमएफडी का क्या रोल होता है? इन्हीं सभी चीजों को सिंप्लीफाई करके आप लोगों का डाउट क्लियर करना और आपको समझाना कि इक्विटी का क्या रोल होता है, डेट फंड्स का क्या रोल होता है, हाइब्रिड का क्या होता है और ईएलएसएस या टैक्स सेविंग फंड्स का क्या रोल होता है। चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फंड रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन लॉजिक्स। मार्केट में तो देखो हजारों स्कीम्स हैं, लेकिन एमएफडी का काम ये होता है कि आपके गोल्स, आपके रिस्क एपेटाइट को देख के आपको एक ऐसा या कुछ ऐसा प्लानिंग करे पोर्टफोलियो की जिसमें आपके गोल के साथ वो सारी चीजें जो है वो मैच हो। अब मान लो अगर आपने 5 साल के अंदर अपना घर बनाना है, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ करोगे? ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में लगाओगे, ज्यादा पैसा मिड कैप में लगाओगे? अपने पैसे को कहाँ पर डाल के ग्रो करोगे? और रिस्क भी फिर उसके हिसाब से होगा। स्मॉल कैप में लगाओगे तो एक एक साल में 50-50% का रिस्क भी हो सकता है। अब अगर आपका 5 साल का गोल है, जब आपने घर बनाना है, उसके लिए चाहे आपने 50 लाख ही इकट्ठे क्यों ना करने हो, लेकिन ये है कि आपको वहां पर अप्रोच कैसे करना है। क्या ये चीज आप खुद प्रोवाइड कर सकते हो? क्या ये चीज आप खुद सेटल कर सकते हो? फिफ्थ पॉइंट है टेक टूल्स फॉर इजी ट्रैकिंग। अब आप लोगों को एमएफडी एक ऐसी चीजें प्रोवाइड कर सकता है कि जहां से आप अपनी रेगुलर जो स्कीम्स है, जो आप
जिनमें इन्वेस्ट कर रहे हो उनको आप रेगुलर बेसिस पर ट्रैक कर सकते हो। हालाँकि ये चीज़ें आप लोगों को ग्रो वगैरह ये सब चीज़ों पे यहाँ पर भी प्लेटफ़ॉर्म्स पर मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर अब जो 4 पॉइंट्स आएँगे ना इसके बाद, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यही चीज़ एक डिफरेंशिएटर क्रिएट होते हैं एक एमएफडी और एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। 6th पॉइंट है पोर्टफोलियो मॉनिटरिंग एंड रीबैलेंसिंग। एमएफडी रेगुलर बेसिस पर आपके पोर्टफोलियो को रिव्यू करता है। जैसे गोल्स बदले या मार्केट बदला, तो पोर्टफोलियो में भी कुछ रीबैलेंसिंग करने की ज़रूरत होती है जो आपके गोल्स के साथ वापस से मैच हो जाए। लेकिन ये चीज़ें इंडिविजुअली मेंटेन करना, खुद इस चीज़ को रीबैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल होता है। 7th पॉइंट है कि सपोर्ट ड्यूरिंग मार्केट क्रैशेस। जब मार्केट गिरती है ना, अच्छे से अच्छा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी पैनिक कर जाता है। उस टाइम पर एमएफडी आपकी हैंड होल्डिंग करता है, आपको समझाता है कि यहाँ पर हमारे को किस साइड से अपनी इस पैनिक सिचुएशन से निपटना चाहिए, हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या अपनी इन्वेस्टमेंट को रोकना चाहिए। ये सब चीज़ें जो हैं आपको एक एमएफडी गाइड करता है, जिससे इन्वेस्टर को खुद को कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, जो मैं कर रहा था वो शायद हो सकता है एक पैनिक सिचुएशन में सेलिंग करना हो। लेकिन अब मेरे एमएफडी ने मुझे समझा दिया कि अब मुझे यहाँ पर कैसे चीज़ों को हैंडल करना है और उसके हिसाब से मुझे आगे जाकर रिजल्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग अच्छे मिल सकते हैं। जैसे अगर हम 2020 के एग्जांपल को ही ले, तो 2020 में कोविड के टाइम पर 38% मार्केट जो है वो क्रैश करी थी। अब मार्केट ने ओरिजिनली क्रैश करना होगा चाहे 20-25%, लेकिन बाकी के जो 13-12-13% जो एक्सटेंड हुआ ना, वो किस वजह से हुआ था? क्योंकि पैनिक सेलिंग हो रही थी। वहाँ पर हुआ क्या, जैसे लोगों के पोर्टफोलियो थोड़े से गिरने चालू हुए ना, लोगों में और डर बैठ गया और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना जो माल था ना, औने-पौने दाम पर बेचना चालू कर दिया। उससे क्या हुआ, जब आप सेल करोगे बिना बात के तो मार्केट को और ज़्यादा प्रेशर आएगा और वो चीज़ और नीचे जाएगी। अब आप देखो कि जिन लोगों ने, और ये जाकर आप डेटा भी चेक कर सकते हो कि ज़्यादा मैक्सिमम सेलिंग जो थी ना वहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की थी। अब एमएफडी को तो पता है कि भाई ये सिचुएशन जल्दी रिकवर हो जाएगी, तो मार्केट एट द एंड ऊपर जा रहा है। लेकिन डायरेक्ट फंड्स क्या करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो पैनिक हो जाते हैं और वो देखते हैं कि भाई मैंने अगर 1 लाख रुपए लगा रखा था, आज की डेट में वो 70,000 रुपए या 80,000 रुपए रह गया। तो भाई ये भी ना गिर जाए, तो वहाँ पे वो अपनी सेलिंग जो है वो कर देते हैं और जिसकी वजह से वो मार्केट और ज़्यादा गिर जाती है। लेकिन जिन लोगों ने बेच दिया, डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने मोस्टली बेचा था, 80 टू 90% सेलिंग उस टाइम डायरेक्ट इन्वेस्टर्स की थी। लेकिन जिन लोगों ने बेच दिया, अगले ही साल उनको रिटर्न्स देखें कैसे मिली थी। 2021 के अंदर, सिर्फ 2021 की बात करूँ तो 40% से ज़्यादा का रिटर्न हमारे को मार्केट ने प्रोवाइड किया था। तो अब वहाँ पर किसी की हैंड होल्डिंग, किसी की गाइडेंस ज़रूरी होती है ना। और देखो, एक एक्सपर्ट तो फिर एक्सपर्ट होता है। अब एक चीज़, नॉर्मल सी एक चीज़ बताओ, जब आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो क्या आप उस चीज़ को खुद हैंडल करते हो या डॉक्टर के पास जाते हो, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है? डॉक्टर के पास जाते हो ना। जब कोई किसी को केस लड़ना होता है, तो क्या वो भी आप जाके खुद कोर्ट में लड़ सकते हो? नहीं, उसके लिए आप लॉयर हायर करते हो। ये तो चलो फिर एक बड़ी एक प्रोफेशनल चीज़ होगी। मैं कह रहा हूँ अगर नलका भी खराब हो जाता है ना, उसके लिए भी ज़्यादातर लोग सैनिटरी वाले को बुलाते हैं, जो उस फील्ड का एक्सपर्ट है। पंखा या लाइटें कुछ खराब हो जाती है ना, तो उसके लिए बिजली वाले को बुलाया जाता है, जो अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट है। तो हम क्या इतने समझदार हैं कि जो हमारी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ की, फाइनेंस, हम उसको खुद हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हमें किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं होती। 8th और 9th पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। 8th पॉइंट ये है कि टैक्स प्लानिंग। सिर्फ ईएलएसएस फंड्स में इन्वेस्ट करना एक टैक्स प्लानिंग नहीं होती। उसके अलावा आपको विड्रॉल कैसे करना है और आपको अपने पोर्टफोलियो को किस टाइप से रीशेड्यूल करना है, रीबैलेंस करना है, ताकि आपको टैक्स की इम्प्लीकेशंस मिनिमम हो और रिटर्न्स जो है आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एक ही टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं होती। एमएफडी आपके फंड को डेट में, इक्विटीज में, हाइब्रिड्स में और उसके अलावा अगर मल्टी एसेट हो गए जिसमें गोल्ड और सिल्वर का भी एक्सपोजर होता है, तो उनमें आपके पोर्टफोलियो को डिवाइड करता है, ताकि आपके पोर्टफोलियो को थोड़ी बैलेंस्ड अप्रोच मिले और सिर्फ आप रिटर्न्स के बेसिस पर नहीं, अपने पोर्टफोलियो को अपने गोल्स के, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से भी लो। कई बार लोग पता क्या करते हैं कि 3 साल बाद उनको कोई गाड़ी खरीदनी है मान लो, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा अपना स्मॉल कैप में डाल देते हैं, क्योंकि वहां पर रिटर्न ज्यादा दिखता है। लेकिन रिटर्न तो ठीक है कि लुक्रेटिव दिख रहा है, लेकिन वहां पर आपने क्या उस चीज को एनालाइज करा कि रिस्क भी कितना है। जहां आपको 1 साल के अंदर 25-30% का रिवॉर्ड नजर आ रहा है ना स्मॉल कैप्स के अंदर, वहां पर आपका रिस्क भी उससे ज्यादा होता है। हो सकता है कि एक एक साल के अंदर आपके 50-50% भी पैसा जो है वो गिर जाए। तो जो आपने 3 साल बाद मान लो 10 लाख रुपए की गाड़ी ले ली थी ना,
और जब आप उस चीज को उस अपने गोल तक पहुंचोगे और स्मॉल कैप के थ्रू पहुंचोगे, हो सकता है कि आपने जो 10 लाख नॉर्मल तरीके से एक डिसिप्लिन तरीके और एक लॉजिक के साथ अपने गोल्स को मैच करते हुए अगर फंड्स में इन्वेस्ट कर दे, तो आप हो सकता है 10 की जगह 9.5 तक पहुंच जाओ। लेकिन स्मॉल कैप में ज्यादा रिस्क लेके हो सकता है कि वो 10 का या 9.5 का वो 6 या 5 भी ना रहे। तो इसीलिए अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को अपने गोल्स के साथ मैच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मेरे पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने 1 साल पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, 20 से ज्यादा फंड सिर्फ 1 लाख के पोर्टफोलियो में उन्होंने ले लिए, और जिसमें से 4 से 5 ईएलएसएस फंड्स और बाकी 7 से 8 स्मॉल कैप फंड्स थे। अब देखो, ईएलएसएस फंड 5 हो गए, 7 से 8 जो है वो स्मॉल कैप फंड्स हो गए। अब आप ये देखो कि कितनी जगह पर वो बिना बात का अपना पैसा जो है वो दे रहा है, क्योंकि वहां पर ईएलएसएस फंड्स में कुछ ओवरलैपिंग हो गई। फिर उसके अलावा 8 जब स्मॉल कैप फंड्स लोगे, तो उसमें भी कुछ काफी हद तक ये समझ लो आप 50 to 60% की ओवरलैपिंग जो है वो वहां पर मिलती है, और 8 फंड्स हो गए तो ये ओवरलैपिंग जो है ना ऑलमोस्ट 90% तक पहुंच जाती है। तो क्या ये एक समझदार अप्रोच थी कि आपने सिर्फ 1 साल के अंदर जो फंड आपको दिख रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो चलो मैंने इसमें ये डाल दिया, लेकिन वो चीज तो वो रिटर्न्स जो है वो पास्ट डेटा तो दिख रहे हैं। क्या आपको गारंटी है जैसे उसने पास्ट में परफॉर्मेंस दी है वो आगे फ्यूचर में भी देगा? जिसका जवाब मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया था कि हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड्स जो है वो चेंज होते हैं। जो 1 साल टॉप परफॉर्मिंग में होता है ना, हो सकता है कि अगले साल वो टॉप 5 टॉप 10 के अंदर भी ना रहे। इनफैक्ट वो हो सकता है कि बॉटम परफॉर्मेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो जब मार्केट में इतना डेटा, इतने फंड, इतनी नॉइस है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक सस्ता फंड लेने से आपकी वेल्थ जो है वो अच्छी ग्रो हो सकती है? मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरा काम है कि आपकी फाइनेंशियल जर्नी को स्मूथ बनाना, एनहेंस करना बिना आपको फोर्स किए। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि ग्रो की ऐप से इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत इजी है, हम आराम से मैनेज भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। और कई लोग तो ये सोचते हैं कि ग्रो ऐप से मैंने डायरेक्ट फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया और बस मेरा काम खत्म। लेकिन मेरे भाई, म्यूचुअल फंड की जर्नी जो है ना वो अमेजोन से टी शर्ट खरीदने जैसी नहीं है। ऐप डाउनलोड करना इजी है, फंड सिलेक्ट करना भी हो सकता है कि इजी लगे, लेकिन फंड कौन सा सही है आपके लिए? कितने लोग हैं जिन्होंने स्टार रेटिंग देखकर या उसके पास परफॉर्मेंस को देखकर उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और फिर बाद में रिग्रेट करते हैं? ग्रो या और प्लेटफॉर्म्स ना आपको सिर्फ एक लेवल तक हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, कौन सा फंड आपके गोल्स के हिसाब से सही है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, मार्केट में जब गिरावट आती है तो किस टाइप से बिहेव करना है, ये सब तो कोई बताता ही नहीं है। वहां आपको टॉप फंड्स की एक लिस्ट मिलेगी, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि हर साल टॉप फंड्स जो है वो चेंज होते हैं। तो क्या आप हर साल फंड जो है वो बदलते रहोगे? तो अगर आप डायरेक्ट प्लेटफॉर्म से इन्वेस्ट कर रहे हो, तो इन्वेस्टर भी आप ही हो, रिसर्चर भी आप ही हो, एडवाइजर भी आप ही हो, और गलती भी फिर खुद की ही होगी। इसलिए एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए फंड्स डिसाइड नहीं करता, एक पोर्टफोलियो नहीं बनाता, बल्कि वो आपके गोल्स के साथ चलने वाली इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बनाता है। देखो, म्यूचुअल फंड एक व्हीकल है, लेकिन उसका ड्राइवर कौन है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो ड्राइवर उस जर्नी को सेफ बना भी सकता है और बहुत ज्यादा रिस्की भी बना सकता है। और डायरेक्ट प्लान्स लेने का ये मतलब नहीं है कि आपको डायरेक्शंस की जरूरत ही नहीं है। मार्केट में डेटा बहुत सारा अवेलेबल है। हर हर फंड के आप पास्ट रिकॉर्ड जो है वो जाकर चेक कर सकते हैं कि उसने कितना ज्यादा रिटर्न दिया, कितना कम रिटर्न दिया, कैसे वो है जो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसके पीछे की एक डिसीजन मेकिंग होती है जो सिर्फ एक्सपीरियंस से आती है। मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरा काम सिर्फ आपको एक फंड प्रोवाइड करना नहीं है, मैं आपका फाइनेंशियल पार्टनर बनना चाहता हूँ, जहाँ पर गोल, टाइम, रिस्क और डिसिप्लिन सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी इन्वेस्टमेंट रैंडमली ना चले, अंधाधुंध ना चले, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के साथ ग्रो करे, तो आप हमारे साथ जुड़कर म्यूचुअल फंड्स की जर्नी को और ज्यादा एनहेंस बना सकते हो। यहाँ पर ना आप आधे 1% के डिफरेंस को मत देखना, क्योंकि इस चीज का भी डेटा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने पिछले 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में कितना रिटर्न और कितनी वेल्थ ग्रो करी है, सिर्फ रिटर्न्स की बेसिस पर नहीं, एक्चुअल में कितनी वेल्थ ग्रो करी है, और एमएफडी के साथ, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी है ना, उन्होंने कितनी वेल्थ जो है वो ग्रो करी है। बाकी आप हमारे साथ अपना फ्री पोर्टफोलियो रिव्यू म्यूचुअल फंड्स का, अगर आप पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं ना, तो वो भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। और वीडियो के एंड से पहले मैं आप लोगों को एक चीज का जो आपने बहुत सुनी होगी उस चीज को थोड़ा सा गौर करके सुनाना चाहता हूँ कि आपने हमेशा डिस्क्लेमर पढ़ा होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। अब फाइनेंशियल एडवाइजर तो देखो वहां पर सेबी, आरबीआई सब लोग बोलते हैं कि
आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो। और जब आप डायरेक्ट फंड्स में जा रहे हो ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एडवाइजर भी आप ही हो, रिसर्चर भी आप ही हो, और फिर गलती भी खुद की ही होगी। आपके पास कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, जो ये म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर बोलता है ना कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, तो अब आप ये सोच लो, आप शीशे में खड़े होकर कंसल्ट कर रहे हो अपने आप से। तो अगर आप लोग हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप लोग अपना फ्री म्यूचुअल फंड हेल्थ चेकअप करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। इस नंबर पर आप जो है हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जैसे आप चाहें वैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मैं आप लोगों की पूरी हेल्प करूंगा आपकी इस फाइनेंशियल जर्नी को एनहेंस करने की। और जो आपने गलतियां कर रखी है, जैसे रीबैलेंसिंग वगैरह, कई लोग होते हैं कि नहीं करते या उनको आइडिया ही नहीं होता, तो वो सब चीज़ों को अच्छे से हेल्प प्रोवाइड करने की, ताकि आगे की जर्नी, जो आपने गलतियां कर दी सो कर दी, लेकिन आगे के टाइम में वो चीज़ों को हम गलतियां ना करें, और आपकी वेल्थ जर्नी को और ज़्यादा स्मूथ और इनहेंस करके एफर्टलेस तरीके से, जो हमारे इस चैनल का मोटो भी रहता है कि एफर्टलेस ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, तो उस तरीके से एफर्टलेस तरीके से आपकी इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को और ज़्यादा एनहेंस कर सके। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक करें। आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट वाइजली, इन्वेस्ट कॉन्शियसली विद इन्वेस्टर ट्रेड।